हम लोग स्टडी करेंगे भारतीय संविधान का भाग 5। भाग 1 से लेकर भाग 4 तक पढ़ा दिए हैं। अब आपको डिटेल में समझाएंगे भाग 5 पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का भाग 5। तो भाग 5 में कितने आर्टिकल है पहले ये समझिए। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। देखिए, ध्यान से देखिए, भाग 5 पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक एकदम बढ़िया से समझते चलिए। यानी टोटल 100 अनुच्छेद है। भाग 5 में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 100 आर्टिकल है। ठीक, ये है भाग 5। भाग 5 पूरे देश की प्रशासनिक ढांचा है। पूरा देश का प्रशासनिक ढांचा मतलब ये देखिए, ये जो मैप बनाए हैं ये इंडिया का है। सॉरी यदि गलत बना हो तो समझने के लिए। तो इस पूरा इंडिया को हम कैसे चलाएंगे, इसका प्रशासन को चलाने के लिए जो भाग 5 में दिया गया है पूरा नियम कायदा। ठीक है, पूरे देश की प्रशासनिक ढांचा मतलब टोटल 28 राज्य है। इसमें हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को चलाने के लिए प्रशासन का ढांचा कैसा होगा, ताकि पूरे देश को शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाया जा सके, जिससे भारत के सभी नागरिकों को उसका लाभ मिले। तो पूरे देश की प्रशासनिक ढांचा का बात करता है आर्टिकल भाग 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का भाग 5। पूरे जो देश है इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा होगा। पूरे देश मतलब 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। अब बताइए, भारत की राजधानी कहाँ है? आपसे कोई कहेगा तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। तो भारत की जितनी प्रशासनिक जो नियम कानून बनते हैं वो राजधानी से ही बनते हैं, क्योंकि भारत की क्या है? राजधानी है। यहाँ पर 2800 राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि ये कैपिटल है। पूरा शासन व्यवस्था यहीं से चलती है, यहीं पर संसद भवन है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली से देश की शासन व्यवस्था चलती है। हमारे देश की शासन व्यवस्था कहाँ से चलती है? भारत की राजधानी न्यू दिल्ली से। ठीक है, यहीं पर राष्ट्रपति भवन है। न्यू दिल्ली में क्या है? राष्ट्रपति भवन है, जहाँ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा देश के प्रधानमंत्री पूरे देश का नेतृत्व करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? भी है नरेंद्र मोदी जी है। तो न्यू दिल्ली से ही प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, पूरे देश का हैंडल यानी नेतृत्व, पूरे देश का जो नेतृत्व करते हैं वो कहाँ से किया करते हैं? न्यू दिल्ली से, क्योंकि इनका जो ऑफिस है न्यू दिल्ली में ही है, क्योंकि देश की राजधानी है। शुरू में ही बताए थे कि संसद भवन कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में ही है। पार्लियामेंट जिसे कहते हैं,
संसद भवन। संसद भवन को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। नई दिल्ली में क्या है? संसद भवन पार्लियामेंट है। नई दिल्ली में क्या है? संसद भवन है। भारत के लोकसभा तथा राज्यसभा में सभी भारत के प्रतिनिधि बैठकर कानून यानी विधि बनाते हैं। जो नई दिल्ली में संसद जो है, पार्लियामेंट, यहीं पर भारत के लोकसभा तथा राज्यसभा के जितने प्रतिनिधि, मतलब सांसद, जैसे लोकसभा में एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चुने जाते हैं, जो लोकसभा का चुनाव होता है। उसके बाद राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, सभी बैठकर संसद भवन जो न्यू दिल्ली में है वहीं पर कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट में। ठीक है। उसके बाद यहीं पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी है, जिसे न्यायपालिका कहते हैं। न्यू दिल्ली में क्या है? संसद भवन है और सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, सबसे जो विवादों का निपटारा करता है, विवादों का देख रेख करता है। तो सबसे बड़ा न्यायालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, हमने देखा है न्यू दिल्ली में हाई कोर्ट। मतलब अब इससे बड़ा न्यायालय नहीं मिलेगा भारत का। सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहते हैं न्यू दिल्ली में। तो जो न्यू दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। मतलब ये न्याय करती है। यदि किसी सरकार से संबंधित विवाद हो, चाहे कैसा भी विवाद हो देश के अंदर, उसका न्याय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। संसद नहीं करेगा। संसद तो कानून बनाता है। अब मान लीजिए कानून में कोई गलत कार्य कर रहा है, अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कोई कंप्लेन किया, तो उसको न्याय दिलाने के लिए कौन काम करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का कार्य करेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक ना? न्याय करेगा। कानून बनाएगा संसद, पार्लियामेंट, और न्याय करेगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है। और जब कानूनी विवाद है उसका निपटारा और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट जो न्यू दिल्ली में है वही सुनाता है। लास्ट जो डिसीजन सुनाएगा वही मान्य होगा। कौन डिसीजन सुनाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट। अब चलिए आगे। एक होता है कैग, CAG, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग को क्या बोलते हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी इसका हिंदी में कहेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CAG, इसके बारे में जानना जरूरी है, परीक्षा में आता है। यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। जितना लेखा जोखा है भारत सरकार का, कितना खर्च हुआ, कितना उसके पास बजट है, उसका नियंत्रण, उसका देख रेख का काम करती है। कहीं भारत सरकार उसको खर्चा, जितना बजट है उससे ज़्यादा तो नहीं कर रही है। उस पर सब कंट्रोल कौन करता है? कैग करता है। यानी जो वित्तीय लेखा जोखा है, पैसा का लेन देन है सरकार द्वारा, कितना खर्च हुआ, तो वो कौन देखता है? कैग देखता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? यही न्यू दिल्ली में है। पूछ देगा कैग का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में है। कैग का काम क्या है? भारत सरकार के जो वित्त मंत्रालय है, वित्त का नियंत्रण करना और उसका लेखा जोखा का हिसाब रखना, इसकी जिम्मेदारी है कैग का। और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में ही है। यानी जितना भी केंद्र के
बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं सरकार की, वो न्यू दिल्ली में ही है, क्योंकि राजधानी है न्यू दिल्ली। जो कैग है ना, संवैधानिक रूप से यह स्वतंत्र पद है। यह किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। कैग जो होता है स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। कोई कहे कि कैग किसी मंत्रालय के अधीन है, जैसे मंत्रालय मतलब जैसे रेल मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, तरह तरह के मंत्रालय है। तो कैग जो है ना स्वतंत्र होता है, वो अपना निष्पक्ष वो अपना लेखा जोखा रखता है। यह किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, यह स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। यानी कोई मंत्रालय इस पर दबाव नहीं डाल सकता है, ठीक है। यानी संवैधानिक रूप, संविधान में दिया है कि यह स्वतंत्र पद है। यानी जो कैग है वो फ्री रहता है जांच के लिए। यह किसी भी मंत्रालय, किसी भी मिनिस्ट्री के अधीन नहीं आता है, जैसे रेल मंत्रालय, चाहे गृह मंत्रालय, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, उस किसी भी मंत्रालय का अधीन नहीं आता है कैग। यह एक स्वतंत्र यह जो है ना, यह स्वतंत्र इकाई है कैग। जो कैग का पद होता है स्वतंत्र होता है। कैग यह देखती है कि सरकार सही जगह पर पैसों का इस्तेमाल करती है अथवा नहीं। कैग का काम क्या है? भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का काम क्या है कि यह जांच करना, देखना, क्या देखना कि सरकार जो पैसा की खर्च कर रही है वह उसका इस्तेमाल उस पैसा का सही जगह पर हो रहा है कि नहीं, आम पब्लिक के बीच में उसका बेनिफिट जा रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कहीं पैसा का इधर उधर हो रहा है, उचित जगह पर नहीं लगाया जा रहा है। एक तरह से वो जांच करने का, देखने का, निरीक्षण का काम करती है कि सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं सरकार द्वारा खर्च किए गए पैसे का। यानी यह निगरानी करता है, यह निगरानी करता है। तभी तो सरकार का डर रहेगा कि भाई गलत काम करेंगे तो जो कैग है वो निगरानी कर रहा है तो फिर हम फंस जाएंगे। तो सरकार भी दबाव में रहती है कि कोई भी पैसा हो उसका उचित जगह पर लगाया जा सके, जिससे कि कैग जो है हम पर उंगली न उठा सके, हमको गलत न ठहरा सके। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे घर में जो पैसा खर्च होता है तो एक मालिक होता है। घर में क्या होता है, जो पैसा खर्च होता है तो पैसा खर्च करने का अधिकार किसको होता है? वो एक मालिक होता है, वो सारे पैसों का हिसाब मांगता है। घर में कोई भी पढ़ाई लिखाई, सब्जी का, चाहे खान पान का जब खर्च हो जाता है मंथली में, तो मालिक कहेगा कि भाई कितना खर्च हुआ, सबसे हिसाब मांगेगा, हर आदमी से, परिवार से। तब देखेगा कि भाई इतना खर्च हुआ तो कैसे हुआ, क्या कोई पैसा को रख तो नहीं रहा है, चाहे सही जगह खर्च तो नहीं कर रहा है। तो उसी तरह एक तरह से कैग जो है सरकार का, यह मालिक की तरह काम करती है कि पैसा उचित जगह पर लग रहा है अथवा नहीं। ठीक है, एक एक पॉइंट समझते चलिए, एकदम क्वालिटी। सरकार संसद से यानी सरकारी खजाना से पैसा मांग कर खर्च करती है। सरकार जो है किससे पैसा मांगती है? संसद से, पार्लियामेंट से। यानी सरकारी जो खजाना है, जो सरकारी खजाना है, उससे पैसा मांग करके अपना खर्च करती है। और उस खर्च को निगरानी कौन करता है? यही कैग करता है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो वही न्यू दिल्ली में है। ठीक, क्लियर हो गया एग्जाम्पल सहित। कैग यह देख कर संसद को बताता है कि पैसा सही जगह लगा है। कैग जांच करेगा और पार्लियामेंट को सूचित करेगा। पार्लियामेंट मतलब कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा पूरा उसमें आ जाता है। उसको सूचित करेगा कि पैसा का इस्तेमाल सही जगह हुआ है कि नहीं, उसका रिपोर्ट रखेगा। भाई कैग रिपोर्ट रखता है, पूरा लेखा जोखा, तथा जांच भी करता है। कैग रिपोर्ट ही नहीं रखता है बल्कि जांच भी करता है
कि बजट के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं। भाई जितना बजट है उतना खर्च हुआ है कि नहीं, सब रिकॉर्ड को जांच करेगा और बजट को देखेगा कि बजट के अनुसार खर्च हुआ है कि नहीं। कैग का काम ही है, जैसे घर का मालिक का काम देख रेख करना कि परिवार में खर्चा सही जगह पर सबका हो रहा है कि नहीं, कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। उसी तरह कैग है, सरकार पर निगरानी रखता है। कैग खर्च की जांच कर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। जितना रिपोर्ट है वो जांच कर लेगा। और सबसे बड़ा पद कौन होता है? राष्ट्रपति, महामहिम। जो महामहिम राष्ट्रपति है उनको रिपोर्ट सौंपता है, उनके सामने रखता है कि ये लीजिए रिपोर्ट, ये सरकार का खर्च का विवरण इसमें दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति संसद में दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच रखते हैं। जब कैग रिपोर्ट को, लेखा जोखा को, खर्च के लेखा जोखा को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद में यानी पार्लियामेंट, दोनों सदनों यानी दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसके बीच में क्या करेंगे? रखेंगे राष्ट्रपति। लेखा जोखा को देख लीजिए। तथा लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट को विस्तार से जांच करती है। लोक लेखा समिति, अब देखिए एक लोक लेखा समिति है, इस रिपोर्ट को क्या करती है? विस्तार से जांचती है कि कैग द्वारा जो रिपोर्ट बनाया गया है सही है अथवा गलत। देखिए अब कैग रिपोर्ट बनाता है, उसकी भी जांच के लिए अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि कैग जो रिपोर्ट बनाता है उसका जांच कौन करेगा? तो लोक लेखा समिति। कौन करेगा? लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट को जांच करेगा। ठीक ना। जैसे आपको बता रहे हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था, उसमें लोक लेखा समिति, उसमें जो कैग रिपोर्ट दी थी वो उसके अनुसार मनमोहन सरकार के समय स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था। तो बाद में सभी आरोपी क्या हो गए? बरी हो गए, लेकिन इन पर आरोप लग गया था स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। तो 2G का मोबाइल में के रिलेटेड था, 2G टावर से रिलेटेड। ठीक है, ये बात है। अब चलिए भाग 5 जो है ना, हम शुरू में बता दिए कि 52 से 151 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 151 तक। टोटल कितने अनुच्छेद हो गए? 100 अनुच्छेद हो गए। सबसे बड़ा भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सबसे बड़ा भाग कौन है? भाग 5 है, इसमें 100 आर्टिकल है। ठीक है। भारत की संघ सरकार, इसमें जितने भारत का यूनियन गवर्नमेंट है, संघ का मतलब पूरे देश की जो सरकार जो चलाएगी उसके बारे में दिया गया है। ठीक है। भाग 5 में देखिए, अब भाग 5 में आपको बताएंगे भाग 5 में कितने अध्याय है। भाग 5 में टोटल 5 अध्याय है, 5 अंगुली है, यानी अध्याय 5 है, भाग 5 है। और अध्याय इसमें चैप्टर, जैसे कोई किताब पढ़ते हो तो उसमें चैप्टर होता है ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, उसी तरह भाग 5 में 1, 2, 3, 4, 5 ठो चैप्टर है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक पढ़ना है। संघ की कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78। अब देखिए 5 अध्याय है, अब एक अध्याय यानी संघ की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है, इतना हम बताएंगे। संघ की कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है, जो देश का जो कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, उसके नीचे जो कार्य करते हैं देश का विकास के लिए, देश का जो जितनी जो देश में कार्य होता है वो इन्हीं के द्वारा, कार्यपालिका द्वारा ही सब कार्य किया जाता है। कहाँ बजट कितना खर्च करना है, कहाँ पर क्या बनाना है, सब देख रेख कार्यपालिका के जिम्मे होता है। तो कार्यपालिका में आपका
पूरा पूरा जो है ना संसद आ जाता है, पूरा संसद आ जाता है। उसके बाद जितने आपके संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, उसके जितने विपक्षी पार्टी है या मंत्री है, सभी कार्यपालिका में संघ की इसी के बारे में हमें पढ़ना है। 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका। बावन से लेकर 78 तक। अध्याय 2 पार्लियामेंट के बारे में है। तो पहले संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे देश में जो कार्यपालिका है कैसे कार्य करती है, उनका काम क्या है, उनका कार्यकाल क्या है, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखिए कार्यपालिका के बारे में। संघ की कार्यपालिका में चैप्टर 1 कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78 तक। चैप्टर 1 कार्यपालिका कितना है? आर्टिकल 52 से 78 तक है। देखिए, सरकार का वह अंग जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू करता है और शासन चलाने का काम करता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो सरकार का एक अंग होता है। कार्यपालिका क्या होता है? सरकार का एक अंग होता है जो कानून संसद बनाती है, उसको क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है, उसको लागू करता है और लागू करके शासन को चलाता है देश में। ठीक ना? कोई भी मान लीजिए संसद कानून बनाई कि गरीबों को आवास देना है, ठीक, सपोज, तो फिर वो कार्यपालिका क्या करेगी? सबको आवास देगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। कानून बनने से नहीं ना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको आपको क्षेत्र में उसको लागू करना पड़ेगा। यानी जो कानून संसद बनाती है उस कानून को लागू करना और शासन चलाने का काम करना, ये कौन करता है? तो कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका में कौन कौन? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। सबसे बड़ा होता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का, फिर प्रधानमंत्री, फिर उपराष्ट्रपति, और फिर नीचे जितने मंत्रिपरिषद है यानी मंत्रीगण वो रहेंगे और कैग रहेगा, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताया अभी कैग के बारे में पीछे। तो ये रहेगा आपका कार्यपालिका के बारे में। इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़िए। प्रेसिडेंट क्या है? तो पद की शुरुआत, प्रेसिडेंट की पद की शुरुआत पढ़िए। पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, ठीक ना? राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52। राष्ट्रपति क्या है? अब राष्ट्रपति से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सब कार्यपालिका का सबसे बड़ा पोस्ट होता है प्रेसिडेंट, ठीक ना? राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं। तो पहले राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कीजिए। तो प्रेसिडेंट क्या होता है? आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में है कि आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 है उसमें लिखा है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। यह पद कभी खाली नहीं रह सकता है, ठीक ना? राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कौन आर्टिकल कह रहा है? आर्टिकल 52, ठीक ना? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, याद रखना। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है? देश की सारी कार्यपालिका शक्ति जो है ना राष्ट्रपति में निहित होती है। जितनी शक्ति होती है कार्यपालिका की, जितनी शक्ति होती है, यानी प्रधानमंत्री, उसके मंत्रीगण, कैग, जितने हैं, उपराष्ट्रपति, उसका हेड होता है राष्ट्रपति, और उसकी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती है। जितनी कार्यपालिका की मतलब जितने सारे हैं
उनकी सारी शक्तियाँ किसके पास होती है? निहित राष्ट्रपति के पास होती है। और वे इन शक्तियों का प्रयोग सीधे या अपने अधीन अधिकारियों जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से करते हैं। और ये शक्ति का उपयोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, वे प्रधानमंत्री या मंत्रियों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या है? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेना में कौन कौन? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि तीनों सेना, जल सेना यानी नेवी, थल सेना आर्मी, वायु सेना एयरफोर्स, क्या सर्वोच्च सेनापति हेड कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति मतलब हेड, सबसे बड़ा अधिकारी तो राष्ट्रपति होते हैं, सर्वोच्च सेनापति, और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ये आर्टिकल है 53। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए 53 के बाद 54, आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन मतलब इलेक्शन, चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करेंगे? आर्टिकल 54 में पढ़ना है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता यानी आम जनता के द्वारा नहीं होता है, ये पहला पॉइंट है। आर्टिकल 54 पूछ देगा तो ये केवल इतना ही आपको बताना है कि आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी इलेक्शन के बारे में, कि राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे उसके बारे में बताता है आर्टिकल 54। तो पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता के द्वारा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, इनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा इसका चुनाव होता है। तो निर्वाचक मंडल में क्या क्या है? तो निर्वाचक मंडल में आपका पार्लियामेंट के दोनों सदन हो जाएंगे, यानी संसद के दोनों सदन निर्वाचक मंडल में, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। और निर्वाचित सदस्य जितने जीते हुए एमपी है लोकसभा के और राज्यसभा के जितने सदस्य हैं सभी निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, हिस्सा होते हैं। और देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए, ये संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो होते हैं निर्वाचक मंडल में, यानी राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसके अलावा देश के जितने स्टेट है, कितने स्टेट हैं? 28, और यूनियन टेरिटरी जितनी है, केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, वहाँ के जितने निर्वाचित सदस्य यानी जीते हुए सदस्य एमएलए, इसे हम क्या कहते हैं? निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? स्टेट में जो चुनाव होता है और जो जीतता है उसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा के सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए भी भाग लेते हैं। अब आपसे कोई पूछ दे कि राष्ट्रपति में के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऐसे नहीं मनोनीत वाले नहीं, निर्वाचित सदस्य, ठीक ना। और देश के राज्य के जितने एमएलए हैं वे इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखिए, मनोनीत सदस्य, जो मनोनीत सदस्य है 12 सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि संसद में केवल जीते हुए ही सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य मतलब कि उनको मनोनीत किया जाता है, डायरेक्ट उनको चुना जाता है। वो चुनाव
लड़कर नहीं आते हैं। तो 12 सदस्य जो होते हैं ना, वो मनोनीत होते हैं, वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में। याद रखना, केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी जीते हुए सदस्य, और जितने राज्य और जहाँ पर विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा जहाँ पर है, उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और मनोनीत सदस्य यानी 12 सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं, इसमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा नहीं है, यानी सभी राज्यों में तो विधानसभा है। जितने विधानसभा के जीते हुए प्रत्याशी है, एमएलए है, वो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन एक बात और है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर विधानसभा नहीं है। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को छोड़ करके विधानसभा कहीं नहीं है। तो दिल्ली और पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, वहाँ के जीते हुए प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और जहाँ पर विधानसभा, जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, तो फिर बातें ख़त्म। विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनने के लिए वोट देते हैं, वही वोटिंग करते हैं। ठीक है। लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में, प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टेड यानी निर्वाचित एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमपी होते हैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है देश का चुनने के लिए, तो जो एमपी चुने जाते हैं लोकसभा का चुनाव में एमपी, और जो स्टेट वाला मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो उसमें एमएलए चुने जाते हैं राज्य वाला। तो जितने एमपी एमएलए जो है जनता द्वारा जो चुने जाते हैं, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वोट देते हैं। मनोनीत सदस्य को बताया ना, मनोनीत सदस्य किसे कहते हैं? जिन्हें सीधे पद दे दिया जाता है। ये चुने नहीं जाते हैं, ये सीधे इनको पद मिल जाता है, लेकिन पावर उतना ही रहता है। ये नहीं शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? 12। ये भाग नहीं लेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं, बताए हैं पहले वीडियो में। इसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डायरेक्ट रूप से नहीं होता है, इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक। और ये पूरा डिटेल समझा दिया आर्टिकल 54 का निर्वाचन के संबंध में। अब चलिए आइए आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है, इसको समझिए एक एक पॉइंट। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, प्रोसेस। अब राष्ट्रपति के चुनाव तो जान गए कि कौन कौन भाग लेते हैं? एमपी एमएलए जो चुने हुए होते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्य के एमएलए और केंद्र शासित प्रदेश में जहाँ पर विधानसभा है उसके एमएलए भाग लेंगे, बाकी और कोई भाग नहीं लेगा चुनाव में। अब आर्टिकल 55 क्या कह रहा है? आर्टिकल 55 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कैसे चुनाव होगा, इसको भी समझना जरूरी है। सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता। पीछे भी बता चुके हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं, तो इसको जानना ज़रूरी है कि ये सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता। जैसे एमपी एमएलए चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति को हम लोग आम पब्लिक नहीं चुन सकती है। ठीक ना। कौन चुनेगा? बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। बताए ना, एमपी एमएलए जैसे हम लोग वोट देते हैं, और वोट में जैसे एमपी का चुनाव होता है तो एमपी जीत जाते हैं, वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो एमएलए जीतते हैं, एमएलए तो वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। हम लोग आम पब्लिक भाग नहीं लेगी, प्रतिनिधि भाग लेते हैं, मान चलिए। ठीक। जैसे संसद के दो सदन हैं, कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा के
निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, एमपी, और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एमपी भाग लेंगे और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। ये आर्टिकल 55 चल रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे, पहले ही बता चुके हैं। अब चलिए, वोट नहीं दे सकता, कौन कौन वोट नहीं दे सकता है। देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर, जो मनोनीत सदस्य है वो नहीं भाग लेंगे। विधान परिषद, कहीं कहीं किसी स्टेट में विधान परिषद भी होता है, एमएलसी का चुनाव होता है, हर स्टेटों में नहीं होता है। जैसे यूपी में एमएलसी का होता है, विधान परिषद का चुनाव, तो विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। एमएलसी जो जीते हुए प्रत्याशी वो नहीं, एमएलए भाग लेते हैं। ठीक है, और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव 3 प्रमुख नियम पर आधारित है। अब बताइए, आर्टिकल 55 कह रहा है, अनुच्छेद 55 कह रहा है कि 3 नियम पर आधारित है। कौन कौन नियम है? समरूपता, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका पैमाना एक समान होना चाहिए। ठीक ना, जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका पैमाना एक समान होना चाहिए, समरूपता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एमपी तो हर क्षेत्र में खड़ा होते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा है और किसी क्षेत्र की संख्या कम है, और एमपी जीत गए। जहाँ संख्या कम है वहाँ पर खड़ा हुए वो भी जीत गए, और जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ पर खड़ा है वो भी जीत गए। जीते तो दोनों है, और दोनों एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन दोनों का वेटेज अलग है। जहाँ पर संख्या ज़्यादा है पब्लिक, उसका वेटेज ज़्यादा एमपी का होगा, और जहाँ संख्या कम है उसका वेटेज कम होगा। तो वही कह रहा है कि समरूपता लाना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। कम ही जनसंख्या है, वहाँ से एमपी जीत गया और वो वोट देगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए बैलेंस के लिए, समरूपता लाने के लिए सभी राज्यों के जो जीते हुए प्रतिनिधि है उसका पैमाना एक समान होना चाहिए। एक समरूपता का मतलब ये हुआ। अब ऐसे मान लीजिए गांव में चुनाव होता है तो हर क्षेत्र, ब्रह्मपुर क्षेत्र से अलग हो गया, बक्सर से अलग हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रह्मपुर की जितनी जनसंख्या है उतना बक्सर की है। इसीलिए जो एमएलए जीतेंगे, एमएलए जीतेंगे तो उनका अलग वेटेज हो जाएगा। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ का एमएलए का वेटेज राष्ट्रपति के चुनाव में ज़्यादा होगा, और कम जनसंख्या वाले एमएलए का वेटेज, चाहे एमपी का वेटेज कम होगा। समरूपता लाने के लिए समानता, सभी राज्यों के विधायकों के वोट का मूल्य, उसका वोट का मूल्य काउंट किया जाएगा। सभी राज्यों के विधायकों के वोट का मूल्य देखा जाएगा। सांसदों यानी एमपी के वोट का मूल्य के बराबर होना चाहिए। समानता भी देखा जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। दूसरा नियम है कि समानता भी देखा जाएगा। सभी राज्यों के विधायकों के वोट का जो मूल्य है और सांसदों यानी एमपी के वोट का मूल्य के बराबर होना चाहिए। जो एमपी का जितना वोट का मूल्य है सभी राज्यों के विधायकों का वोट का मूल्य है बराबर होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए। ठीक ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यह चुनाव एक एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और गुप्त मतदान द्वारा होता है। यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। ये नहीं कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया, ऐसी बात नहीं है। वेटेज देखा जाता है, किसको कितना वोट मिला है, और यदि वो पहला वाला का वोट मिला और उसका बहुमत नहीं है तो सीधे ट्रांसफ़र हो जाता है वो वोट अगले राष्ट्रपति के चुनाव में, अगले राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं। आगे हम बताएंगे इसके डिटेल में। अब समझिए कि वोटों के मूल्य की गणना, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट होता है उसका मूल्य का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये नहीं कि एक प्रतिनिधि वोट दे दिया तो उसका वोट काउंट करके वो जीत गया, नहीं। हम बताए थे कि वोट का मूल्य के आधार पर
राष्ट्रपति का कौन किसका वेटेज है। देखो, तो वोटों का मूल्य की गणना देखेंगे। एक विधायक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे। हम बताए थे ना कि जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, एक एमएलए है, जैसे मान लीजिए एक विधायक है, उसकी वोट का मूल्य निकालना है। तो जितना राज्य की, जैसे मान लो बिहार के एक विधायक का वोट का मूल्य कितना है, जीता हुआ विधायक है, तो उसका वोट मूल्य कैसे निकालेंगे। राज्य की कुल जनसंख्या जितना है ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे बटा में लिखेंगे कितने एमएलए है, टोटल एमएलए लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, तो निकल जाएगा एक एमएलए का वोट का मूल्य, यानी कुल जनसंख्या बटा कुल एमएलए और गुणे 1/1000। ठीक ना, यानी कुल जनसंख्या बटा कुल एमएलए और 1000 से भाग दे देंगे। एक संसद के वोट का मूल्य कैसे निकालेंगे, ये भी देखिए फार्मूला है। या राष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही है, ध्यान रखना। एक सांसद, जैसे एक सांसद, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और एक सांसद जीत गया, तो उसका वोट का वैल्यू मूल्य कैसे निकालेंगे। सभी राज्यों के एमएलए के वोट का वैल्यू, सभी राज्यों के एमएलए का वोट का वैल्यू, सभी जितने राज्य के एमएलए जीते हैं ना, उसका वोट का वैल्यू अब बटा में कुल एमपी जितने जीते हैं, जितने एमपी जितने जीते हैं उससे भाग दे देंगे। सभी राज्यों के एमएलए के वोट का वैल्यू यहाँ लिख करके कुल एमपी जितने एमपी है उससे डिवाइड करेंगे, तो निकल जाएगा एक सांसद के वोट की वैल्यू। एकल संक्रमणीय पद्धति, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा होता है। यानी जैसे मान लीजिए कि एमपी अथवा एमएलए किसी एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार के वोट नहीं देते, बल्कि अपने पसंद यानी प्रेफरेंस चुनते हैं। जैसे कोई वोट देता है, मान लो 3 उम्मीदवार खड़ा है, ए बी सी, तो पहले किसको चुनो, एक चुनेगा, ए को चुनेगा मान लो, फिर बी को चुनो, फिर सी को चुनो, तो पहले किसको चुन रहे हो, इस आधार पर देखा जाता है। ये नहीं कि एक बार वोट जिस एक ही को डाल दिए, नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में सभी को प्रेफरेंस देना होता है। मान लो कि ये नहीं बने तो फिर किसको चाहते हो बनाना राष्ट्रपति, तो बी को चाहते हो तो बी पर टिक लगाओ। फिर मान लो बी नहीं बने राष्ट्रपति तो किसको बनाना चाहते हो, सी को, तो सी पर टिक लगाएंगे जो प्रतिनिधि होंगे। तो वही उसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, यानी ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका वोट। जैसे मान लो कि ए को वोट दे दिया कोई, कि हम ए को जिताना चाहते हैं प्रेसिडेंट के लिए, अब मान लीजिए ए नहीं रहा, ए हार गया, तो दूसरा ऑप्शन किसको दीजिएगा, किसी को दे सकते हैं। बी को मान लो दे रहे हो तो बी को काउंट किया जाएगा। अब बी भी नहीं जीता तो फिर सी में आपका वोट सीधे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वही एकल संक्रमणीय मतलब सिंगल ट्रांसफ़र, वो वोट जो होता है ना, जब जीतेगा नहीं तो आपका आगे ट्रांसफ़र करता जाएगा। किसको चुनते हो, एक प्रत्याशी को चुने, वो नहीं जीता तो फिर दूसरा किसको लाइक करते हो, इस आधार पर वोट होता है। यानी हम लोग जो वोट देते हैं एक आदमी को वोट देते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट का वोट होता है वो प्रतिनिधि प्रेफरेंस दे करके देता है कि हम पहले किसको चुन चाहते हैं, दूसरा नंबर पर किसको चाहते हैं, तीसरा नंबर पर किसको चाहते हैं। जितने मतलब कैंडिडेट खड़ा होंगे प्रेसिडेंट के लिए, उस आधार पर वो अपना प्रेफरेंस मतलब कि अपना लाइक को देखेंगे। पहला लाइक कौन है, दूसरा किसको पसंद करते हो, तीसरे किसको देखना चाहते हो राष्ट्रपति के रूप में, ठीक ना। तो इस आधार पर सबका वोटिंग होता है। ठीक, नहीं समझ में आए तो इसको दोबारा फिर वीडियो को देख लेना बैक करके हम क्या कह रहे हैं। यदि पहली पसंद वाले उम्मीदवार को वोट नहीं मिलता है, पहले बता दिए, मान लीजिए पहला पसंद कोई किया है वोट के लिए, तो फिर दूसरा पर देखा जाएगा कि दूसरा पसंद है कि नहीं। तो दूसरा पे पहला नहीं, मेरा दूसरा पसंद है, तो फिर दूसरा में वही वोट दूसरा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, मान लो दूसरा नहीं है तो तीसरा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ज़्यादा वोट पाने से नहीं कोई जीतता है। इसमें ये नहीं है कि कोई ज़्यादा वोट पा लिया तो वो जीत गया, बल्कि 50% + 1 कोटा लाना होता है। आधा से अधिक
जो कोटा लाएगा 50%, यानी आधे वोट से अधिक +1 कोटा जो लाएगा, जो वैल्यू, इसमें वैल्यू काउंट होता है ना, वोट का वैल्यू काउंट होता है, जो ऊपर बताए, जो वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके आधार पर 50% +1 कोटा जो ला देगा वही राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है। इसमें वोट का काउंट नहीं होता है, बल्कि वैल्यू देखा जाता है, वोट का वैल्यू, मूल्य। यानी चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है, यानी 50%, आधा से एक अधिक कोटा आ जाए, आधा से अधिक वैल्यू आ जाएगा कोटा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीत जाएंगे, वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार होगी। अब इसमें कुल जनसंख्या लिखा है ना कि राज्य की कुल जनसंख्या, इसमें देखिए लिखा है कि अब राज्य की कुल जनसंख्या, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो बार बार हर जनसंख्या बढ़ रही है तो नहीं, फिक्स कर दिया गया है कि कुल जनसंख्या कब का लेंगे, 1971 की जनगणना के अनुसार जिस स्टेट की जनसंख्या है उतना ही लेंगे। 1971 का टारगेट दिया गया, 1971 वाली जनसंख्या। भारत में सबसे हालिया राष्ट्रपति का चुनाव 2022 में हुआ था। अब देखिए एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि भारत में सबसे हाल में ही राष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ था, 2022 में हुआ था, जिसमें माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विजयी हुई थी। जो द्रौपदी मुर्मू जी है वो विजयी हुई थी, जो 2022 में चुनाव हुआ था। अभी भी हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है। अब चुनाव कैसे हुआ था देख लो, समझ लो। कुल वोटर्स थे 4796, यानी एमपी और एमएलए लेकर के 4796 वोट देने वाले थे। एमपी 771 थे और एमएलए कितने थे, 4225। सभी राज्यों के जो एमएलए थे 4225 थे, 4025 थे, और पूरे देश के जो एमपी थे वो 771 थे। तो टोटल 4796 एमपी और एमएलए भाग लिए थे चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में 2022 में। और एक विधायक की वैल्यू कितना हुआ, एक विधायक की वैल्यू यूपी में 208 थी और सिक्किम में 7। जो फार्मूला वैल्यू का दिया गया उससे निकाला गया है। एक विधायक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक विधायक की वैल्यू कुल जनसंख्या बटा कुल एमएलए से भाग देंगे, कुल एमएलए और 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये होता है एक वोट का वैल्यू। तो जो यूपी का एक विधायक की वैल्यू थी 208 थी। सिक्किम की देखिए सिक्किम में भी तो एक विधायक जीता है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 7 है। अब कहिए कि सिक्किम में एक विधायक की वैल्यू 7 क्यों है, क्योंकि जनसंख्या कम है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ के विधायक की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और जहाँ जनसंख्या कम रहेगी वहाँ के विधायक की वैल्यू यानी एमएलए की वैल्यू कम रहेगी। जनसंख्या ज़्यादा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा। तो यूपी में एक विधायक की वैल्यू 208 है और सिक्किम में 7 है। एक सांसद की वैल्यू काउंट किया गया, निकाला गया। सांसद की वैल्यू का फार्मूला बताए थे कि सभी राज्यों के एमएलए के वोट का वैल्यू बटा कुल जीते हुए प्रत्याशी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, से भाग दे दीजिए। तो जब निकाला गया था उस समय 2022 में, तो एक सांसद की वैल्यू निकल कर आया था 700। कैसे आया, कुल वैल्यू जब काउंट किया गया, कुल वैल्यू जैसे यूपी में 208 है, तो पूरे एमएलए की वैल्यू और एमपी की वैल्यू काउंट किया गया तो कितना वैल्यू आया था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,86,431 ये वैल्यू आया था। क्या आया था, वैल्यू, कुल वैल्यू। और जीतने के लिए कोटा कितना चाहिए, 50% +1, यानी जीतने के लिए आपको चाहिए 5,43,216। और कितना आ गया, देखिए 5 लाख चाहिए,
और यहाँ पर आ गया है तो बहुत आ गया है, बहुत ज़्यादा आ गया है। यानी द्रौपदी मुर्मू जी को कुल 28 से 24 वोट मिले। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो कुल वैल्यू कैसे निकलेगा? कुल वैल्यू जो द्रौपदी मुर्मू को जो मिली थी वो 6,76,803 मिली थी, सबका वैल्यू देखा गया तो। यानी टोटल 10,86,431 है, इसमें 10 लाख में आधा से अधिक मिलना चाहिए। देखिए 6 लाख, 10 लाख में लगभग 6,76,000 मिला, यानी ये जो है आधा से अधिक जो कोटा है पाली थी, इसीलिए इनको राष्ट्रपति चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। यानी कि जितने वैल्यू है, यानी टोटल वैल्यू 10,86,431 था, इसमें द्रौपदी मुर्मू को 50% प्लस 1 यानी इतना लाना था, 5,43,216, लेकिन उनको मिला वोट कितना? 2,824 वोट मिला। ठीक है, और इसका वैल्यू जब काउंट किया गया तो 6,76,803, जो कि आधा से अधिक है। 10,86,431 का आधा करोगे तो 5,43,216, इससे अधिक है। इसका मतलब कि ये जीत गई और द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट चुना गया। अब चलिए आर्टिकल नंबर 55 पढ़ा दिए आपको। अब आर्टिकल 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, टेन्यूर है, वो उसके बारे में आर्टिकल 56 बात करता है। राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल के बारे में, टेन्यूर के बारे में। आर्टिकल 56 कार्यकाल यानी पदावधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। 5 साल समाप्त, 5 साल जब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल के बारे में, टेन्योर के बारे में। 5 साल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं। ये नहीं कि 5 साल के बाद वो पद से हट जाएंगे, जब तक अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक वो पद पर बने रहेंगे। ठीक ना? 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी पद पर बने रहते हैं। इनका कार्यकाल तो 5 साल होता है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। ये होता है। अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेगा तो फिर अपना पद ये छोड़ देंगे। ठीक ना? यानी 5 साल जब पूरा हो जाएगा तो तुरंत अब फिर दोबारा चुनाव कराया जाएगा। उसके बाद ये नया जब राष्ट्रपति चुने जाएंगे तो फिर अपना पद ये छोड़ देंगे। पद से कैसे हटते हैं राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने पर वो हटते हैं, या पूरा होने के पहले भी पद से हट सकते हैं, स्वेच्छा से भी हट सकते हैं इस्तीफा दे करके। मान लीजिए कार्य करने में सक्षम नहीं है तो अपना इस्तीफा दे देंगे, पद से हट जाएंगे रिजाइन दे करके। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति को दे करके पद से हट जाएंगे। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे? अपने नीचे वाले को, उपराष्ट्रपति को देंगे, अब पद से हट जाएंगे। उपराष्ट्रपति इसको सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे कि हम पद पर अब नहीं रहेंगे, तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं लोकसभा में, संसद भवन के लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं, उसको सूचना देंगे कि भाई ये जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो पद का इस्तीफा दे रहे हैं। सूचित करेंगे लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में पूरा मंत्री परिषद होते हैं, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रीगण, विपक्ष सभी रहते हैं। तो लोकसभा निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा। जो स्पीकर है तुरंत क्या करेंगे? निर्वाचन जो कराता है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग,
उसको सूचित करेंगे और 6 माह के अंदर चुनाव कराकर राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाना चाहिए। जब पद खाली होगा तो कितने माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए? 6 माह के अंदर। जैसे मान लीजिए कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया या 5 साल के पहले ही पद त्याग दे रहे हैं, चाहे कोई बात हो गया, तो 6 माह के अंदर चुनाव को करा लेना है और नया राष्ट्रपति नियुक्त हो जाना चाहिए। तब तक पुराना वाला ही राष्ट्रपति रहेगा। यदि मान ली त्याग पत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे। कब तक? कार्यवाहक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें। कब तक? जब तक चुनाव होकर नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाता है। समझ में आ गया? त्याग पत्र द्वारा भी राष्ट्रपति हट सकते हैं। पद से हटने के तरीका ये है। अब देखिए, एक होता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग शब्द जो है ना, वो राष्ट्रपति को हटाने का तरीका का बात करता है। अब बड़ा पद है इसीलिए इसको हटाना नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? महाभियोग। तो इसमें क्या होता है ना कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, मान लीजिए राष्ट्रपति का पद दे दिया गया और अपना संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है। उसी को बोलते हैं महाभियोग। बाद में इसको हम डिटेल में बता देंगे। महाभियोग शब्द यानी राष्ट्रपति को यदि संविधान के अनुसार कार्य न करे तो उनको महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। मृत्यु होने पर, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, डेथ हो गया, मान लीजिए राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने गए और 5 साल के पहले ही उनका डेथ हो गया, तो तुरंत उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे और राष्ट्रपति का पद तुरंत वैकेंट हो जाएगा मृत्यु होने से राष्ट्रपति का, तो तुरंत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति काम करेंगे। उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे? जब तक कि चुनाव ना हो जाए। चुनाव हो जाएगा फिर अपना पद को स्वतः पद समाप्त हो जाएगी और वो अपने उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे। री इलेक्शन, पुनः निर्वाचन। एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए दोबारा चुनाव लड़ना है एक ही व्यक्ति को, तो लड़ सकता है। एक व्यक्ति यदि दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहे तो चुनाव लड़ करके जीत करके दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। ये हुआ आर्टिकल 56। राष्ट्रपति के पदावधि यानी कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का। 5 साल के पहले भी वो स्वेच्छा से पद त्याग सकते हैं, रिजाइन के द्वारा चाहे महाभियोग के द्वारा। लेकिन यदि 5 साल के पहले पद त्यागते हैं तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तब तक राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन संभालेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और 6 माह के अंदर जब चुनाव हो जाएगा, नया राष्ट्रपति नियुक्त हो जाएंगे, तो फिर जो उपराष्ट्रपति है अपना काम देखेंगे। कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने थे अपना उपराष्ट्रपति काम देखेंगे। जो नए राष्ट्रपति का नियुक्त हुआ है अपना पद ग्रहण कर लेंगे। यानी राष्ट्रपति एक ऐसा पोस्ट है जो कभी खाली नहीं रहता है। कहने का मतलब यही ना हुआ। तो ये हुआ आर्टिकल 56, 5 साल कार्यकाल। और यदि जिंदा रहते हैं तो 5 साल तक रहेंगे, कम से कम 5 साल। 5 साल के बाद यदि चुनाव होता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। चुनाव के बाद नया राष्ट्रपति जब नियुक्त हो जाएगा तभी हटेंगे अपने पद से। लेकिन 6 महीना है, याद रखना कि कार्यकाल पूरा होने के बाद कितने समय का अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, तो 6 मंथ, याद रखना। ये हुआ आर्टिकल आपका 56, आर्टिकल 56 हो गया। अब आर्टिकल 57 पर आइए। तो आर्टिकल 57 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। मान लीजिए राष्ट्रपति है
पुनः चुनाव के लिए कब पात्र होगा? एक ही राष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति बन गया, जैसे द्रौपदी मुर्मू, अभी हम लोग का महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, और ये कार्यकाल पूरा जब हो जाएगा तो दोबारा यदि बनना चाहेगी तो इनके लिए पात्रता क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से इनमें पात्रता होगी कि फिर दोबारा चुनाव लड़ सकती है? क्योंकि भारत के संविधान का एक राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है और दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, ये है। तो भारत में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। कोई सीमा नहीं है, चाहे कितना भी बन सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। भारत में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन यूएसए में 2 बार बनता है। जो अमेरिका में है ना, एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका का नियम है। लेकिन भारत में कितना भी बार बनिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। योग्यता क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं, एलिजिबिलिटी लिखिए। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का यदि नागरिक नहीं हो तो फिर राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ेंगे। उम्र कितना साल होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से कम यदि उम्र है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, याद रखना। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए और अर्हता क्या होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, 35 साल 35 ईयर्स, याद रखना राष्ट्रपति के लिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता, लोकसभा का जितना सदस्य, जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो होना चाहिए वो राष्ट्रपति में भी होना चाहिए। यानी सभी सांसद, ये सांसद जो बनने का जो शर्त होता है वो राष्ट्रपति में भी होना चाहिए। जो सांसद बनते हैं ना एमपी, तो वो जो शर्त है वो राष्ट्रपति में भी होना चाहिए। और कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं और कोई कंपनी या फैक्ट्री के मालिक है, कोई लाभ का पद, यानी कोई बिजनेस कर रहे हैं, ना 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 ना, ऐसे लोग राष्ट्रपति नहीं। यानी कोई भी लाभ के पद पर, यानी कोई सरकारी जॉब, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना हो, कोई ऐसा काम ना करे जो सरकार से पैसा ले रही हो। भाई सरकार का हेड के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो फिर सरकार का अंडर में रहेंगे तो गलत है ना। तो सरकार का कोई सरकारी कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल और प्राइवेट की बात नहीं है, सरकार के कोई लाभ के पद पर ना हो, सरकारी जैसे नौकरी, लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी ना हो। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, मंत्री लाभ के पद नहीं माना जाएगा। जैसे राज्यपाल बने हैं या पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो पद है ना, ये लाभ के पद नहीं माना जाएगा। जैसे कोई सरकार के नौकर के रूप में, जैसे रेल के में कोई ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो सरकार के नौकर है, ठीक ना, तो वो लाभ के पद माना जाएगा। जैसे राज्यपाल है, उपराष्ट्रपति है, कोई मंत्री पहले रह चुके हैं, तो वो लाभ के पद नहीं माना जाएगा। तो लाभ के पद अधिनियम 2006 में ये दिया गया है, यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी सर्विस नहीं होना चाहिए। ये सरकारी जॉब है तो फिर उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, तभी वो चुनाव लड़ेंगे। 35 ईयर्स मिनिमम उम्र होना चाहिए। अब देखिए, तीन मई 1969 को जब जाकिर हुसैन क्या थे, तीसरे राष्ट्रपति थे, उनका डेथ हो गया था। क्या हो गया था? डेथ हो गया था। तो बीबी गिरी जो थे ना, उस समय के उपराष्ट्रपति थे। 3 मई 1969 में जब उनका डेथ हुआ तीसरे राष्ट्रपति का, तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। वहीं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने के लिए त्याग पत्र दिए थे। उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए, तब फिर बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे जब जाकिर हुसैन का डेथ हुआ था। ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रह सकते उपराष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के बनने के लिए अपना कार्यकाल टेन्यूर पूरा 5 साल जैसे करना है, तो आपको उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, फिर तब चुनाव में भाग ले सकते हैं। यह नहीं कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए चुनाव में भाग लीजिएगा, नहीं, उपराष्ट्रपति का पद त्याग करना पड़ेगा। जैसे जाकिर हुसैन तीसरे
राष्ट्रपति थे, 3 मई 1969 को डेथ जब हो गया तो उस समय बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उनको त्याग पत्र देना पड़ा और चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे और वे राष्ट्रपति बने थे। और उस समय जब त्याग पत्र दिए थे ना तो उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गए थे। अब देखिए, इसे मान लीजिए दोनों पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति का। जैसे जब जाकिर हुसैन का डेथ हुआ तो बीबी गिरी उपराष्ट्रपति उस समय थे, जाकिर हुसैन का डेथ हुआ राष्ट्रपति का। तो जब ये चुनाव लड़ने के लिए अपना त्याग पत्र दिए तो दोनों पद खाली हो गया, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया क्योंकि डेथ हो गया था जाकिर हुसैन का, और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया क्योंकि बीबी गिरी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो भाई राष्ट्रपति एक ऐसा पद है कि खाली नहीं रह सकता है। तो फिर किसको चुना गया? उस समय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया गया था। संविधान में ये नियम है कि यदि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो सकता है और यदि मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे, तब तक चुनाव हो जाएगा 6 माह के अंदर। लेकिन यदि मान लो दोनों पद खाली हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, उनको राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय 1969 की बात। एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, 3 मई 1969 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का जब निधन हुआ था तो बीबी गिरी तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के कार्यभार संभाले थे। उसके बाद 20 जुलाई 1969 को दोनों पद से इस्तीफा दे दिए थे चुनाव लड़ने के लिए। तब जा कर के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है। यानी वो राष्ट्रपति बनने के लिए जो सांसद यानी लोकसभा बनने के लिए हो वह होना चाहिए। सांसद बनने के लिए जो आपके अर्हता है ना, जो एलिजिबिलिटी, वो भी वही राष्ट्रपति के लिए होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति की उम्र 35 साल है। सांसद की उम्र, सांसद बनने के लिए कितनी साल की उम्र होना चाहिए? कम से कम 25 ईयर, और राज्यसभा वाला 30 ईयर्स। लेकिन राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर्स। याद रखना, राष्ट्रपति के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या क्या है। आर्टिकल 59 बात करता है कि राष्ट्रपति के लिए पद के लिए शर्त क्या है। संसद या विधानमंडल की सदस्यता, संसद या विधानमंडल की सदस्यता, ये मेंबरशिप नहीं होना चाहिए। न राष्ट्रपति न तो संसद का सदस्य हो सकता है और न ही किसी राज्य विधानसभा का सदस्य। देखिए, सदन में राष्ट्रपति नहीं बैठते हैं। सदन का, पार्लियामेंट का, संसद का हिस्सा होते हैं, लेकिन सदन में कभी बैठते नहीं है। संसद के तो हिस्सा होते हैं, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा का जहाँ कार्यवाही होती है संसद में, सदन में, वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं। इसीलिए संसद का सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं, और न ही किसी भी विधानसभा के भी सदस्य नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रपति केवल राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति एक बड़ा पोस्ट है, ये कोई भी लाभ के पद पर नहीं होगा, न सांसद होगा और न एमपी होगा, न एमएलए होगा। यदि विधायक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एमएलए है या एमपी है, और बाय द वे उसको चुन लिया गया, तो फिर दोनों पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक ना? क्योंकि एक साथ वो 2 पदों पर नहीं रह सकते हैं, एक पद को खाली करना पड़ेगा। जैसे एमपी है और राष्ट्रपति के लिए वो अपना चुनाव लड़ते हैं, तो फिर अपना जो एमपी का पद है वो अपना इस्तीफा देना पड़ेगा उस पद से। उस पद पर राष्ट्रपति के लिए पद के लिए शर्त है कि एमपी नहीं रह सकते, एमएलए नहीं रह सकते हैं। वो सीट खाली मानी जाएगी। उस सीट को क्या माना जाएगा? खाली माना जाएगा।
क्योंकि एक साथ 2 पदों पर नहीं रह सकता है। और लाभ के पद भी बता दिए, कोई सरकारी पद पर रहते हुए कोई सरकारी नौकरी वाला पद यानी कोई सरकारी कंपनी में या चाहे जॉब में नहीं रहना चाहिए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति भवन और अन्य सुविधाएं, राष्ट्रपति को फ्री में सरकारी आवास मिलते हैं। राष्ट्रपति भवन, देखिए राष्ट्रपति कितना बड़ा पद है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो राष्ट्रपति को फ्री में सरकारी आवास मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। सैलरी और भत्ता मिलता है। तो सैलरी कैसे मिलेगा, संसद द्वारा कानून बना करके, संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, कितना मिलना चाहिए कानून बना करके तय किया जाता है। और जो जितने कानून में जितना तय होगा उसी के अनुसार से राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। और दूसरी अनुसूची के अनुसार सुविधा मिलती है। राष्ट्रपति की जितनी दूसरी अनुसूची में जितनी सुविधाएं दी रहती है, जितनी फैसिलिटी, वो सब मिलती है। राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है ना, जो मंथली जो सैलरी दी जाती है, वह चाहे देश में आपातकाल, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति की सैलरी और भत्ते बंद नहीं होते हैं। याद रखना, आपातकाल में भी, इमरजेंसी में भी राष्ट्रपति के सैलरी और भत्ते मिलते हैं। अब हम बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति आर्टिकल 60 है। आर्टिकल 60 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का शपथ लेते हैं, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या प्रारूप है वही दिया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, चीफ मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में पढ़ना है, ओथ के बारे में राष्ट्रपति के। और मान लीजिए कि हम बताएं कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो चीफ जस्टिस होता है। अब मान लीजिए चीफ जस्टिस नहीं है तो फिर कौन दिलाएगा, तो उसके नीचे वाले जो नीचे रैंक के जो न्यायाधीश है, जज है, वह शपथ दिलाएंगे। जो हेड जज है वो शपथ दिलाते हैं, लेकिन वो नहीं है, हेड नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो जो नीचे वाला जो जज है, नीचे वाला जो न्यायाधीश है, वो शपथ दिलाते हैं। तो 60 आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है। याद रखना, राष्ट्रपति संविधान का रक्षा करने का शपथ लेते हैं। शपथ में क्या दिया गया है, संविधान की रक्षा करेंगे, ठीक ना। लेकिन जितने और मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं वो संविधान की रक्षा का शपथ नहीं लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं कि संविधान के अनुसार हम कार्य करूँगा। लेकिन राष्ट्रपति की जो शपथ है ना, वो संविधान की रक्षा करें, इसीलिए राष्ट्रपति का पद बनाया गया, संविधान का रक्षक कहलाता है। हेड ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान का जो रक्षा करने वाला हेड राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 61 बताएंगे। आर्टिकल 60 हो गया शपथ है, राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। आर्टिकल 61 उनके पद से कैसे हटाएंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति गलती कर रहे हैं तो उनको पद से कैसे हटाएंगे, आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे पद से हटाने के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में, लंबा हो रहा है, 1 घंटा 13 मिनट का हो गया, इसको बढ़िया से समझना। थैंक्स।